नमस्कार दोस्तों, रोमा की आवाज़ 2.0 में आपका स्वागत है। आज की हमारी कहानी का नाम है सफलता का घमंड। भयंकर गर्मी में कमला जी रसोई घर में खाना बना रही थी। तभी उनकी बहू कविता की जोरदार आवाज़ आती है, माँ जी खाना बन गया क्या? इतनी देर लगा दी, अभी तक आपका खाना ही बनकर तैयार नहीं हुआ। बहू की जोरदार आवाज़ सुनकर कमला जी अंदर तक हिल जाती हैं और वह जल्दी जल्दी एक प्लेट में पूरी सब्जी रखकर उसके पास ले आती हैं। जैसे ही कविता पूरी और आलू की सब्जी देखती है तो उसका गुस्सा सातवें आसमान पर चढ़ जाता है और वह खाने की प्लेट को उठाकर दूर फेंक देती है और कमला जी से बोलती है, आपको इतनी भी अक्ल नहीं है, सुबह सुबह ही ऑयली खाना बनाकर रख दिया है। आपको इतनी भी तमीज़ नहीं है कि ऑयली खाना खाकर हम बीमार पड़ जाएंगे। आप तो बीमार होकर बैठ जाओगी और मुझे भी बीमार कर दोगी। बहू की बात सुनकर कमला जी धीरे से बोलती है, बेटा आज त्योहार था, इसलिए मैंने सोचा कि आज थोड़ी सी पूड़ियाँ निकाल लेती हूँ। कमला जी की बात सुनकर उनकी बहू पैर पटकते हुए बोलती है, माँ जी आप गांव की गंवार ही रहेंगी, ये त्योहार व्योहार कुछ नहीं होता। इतनी बार आपसे कहा है कि खाना ढंग से बनाया करिए, और चिल्लाती हुई अपने ऑफिस को निकल जाती है। कमला जी अपनी बहू कविता का यह रंग देखकर दंग रह जाती हैं। फिर बेचारी बूढ़ी माँ रोते हुए बिखरा हुआ खाना समेटते हुए रसोई घर में चली जाती है और मन ही मन सोचने लगी कि मैंने ऐसा क्या कर दिया कि बहू मुझे इतना सुनाकर चली गई, और फिर से रोने लगती हैं। इधर दोपहर के 2 बज रहे थे। उनके पोते के आने का समय हो गया था। जैसे ही उनका पोता आया वह दौड़ता हुआ अपनी दादी के पास लिपट गया और अपनी दादी को अपने स्कूल की सारी बातें अपनी तोतली भाषा में बोलने लगा। कमला जी भी उसकी तोतली भाषा को सुनकर बहुत खुश होती हैं। एक वही तो था जो बुढ़ापे में उन्हें हंसाता था। अभी वह दादी दादी कहकर दादी से अपनी बात बोल ही रहा था कि तभी उनकी बहू कविता का भी आना हुआ। कविता ने जैसे ही अपने बेटे तेजस को अपनी दादी के साथ खेलते देखा तो वह जोर से चिल्लाते हुए बोली, कितनी बार कहा है कि मेरे बेटे से दूर रहा करो, आप उसे भी अपनी तरह जाहिल और गवार बना देंगी। और तेजस को पकड़कर उसे खींचते हुए अपने कमरे में चली गई। कमला जी का पोता दादी दादी चिल्लाता ही रहा। इधर कमला जी पोते को ऐसे चिल्लाते देखकर आंसू बहाए जा रही थीं। कमला जी आंसू बहाने के अलावा कर भी क्या सकती थीं। फिर वह अपने को संभालते हुए अपने कमरे में जाती हैं और अपने पति की तस्वीर के सामने आंसू बहाते हुए बोलती है, आप तो चले गए, मुझे इस दुनिया में दुख भोगने के लिए छोड़ गए। अच्छा होता आपकी जगह मैं इस दुनिया को छोड़कर चली जाती। कमला जी एक बहुत ही समझदार महिला थीं। वह बहू की हर बात को अपनी बेटी समझकर उसे माफ़ कर देती थीं। लेकिन आज तो उसने हद ही कर दी, जब उसने अपने बेटे यानी कमला जी के पोते को भी उनके पास आने से मना कर दिया, क्योंकि एक वही तो था जिसके साथ खेलकर वह अपने सारे दुख भूल जाती थी। उनका पोता भी अपनी दादी से बहुत प्रेम करता था, लेकिन वह छोटा होने के कारण कुछ बोल भी नहीं पाता था अपनी माँ से, क्योंकि अभी वह सिर्फ 5 वर्ष का ही हुआ था। कमला जी के घर के पास ही एक बांके बिहारी जी का मंदिर था। वह जब भी परेशान होती तो उस मंदिर में कुछ समय व्यतीत करने चली जाती। उस मंदिर में भजन कीर्तन करने बहुत सी महिलाएं आती थीं। कुछ महिलाएं व्रत भी थीं। उन व्रत महिलाओं से कमला जी की अच्छी दोस्ती हो गई थी। जब कभी कमला जी बहुत उदास होती तो जब वह मंदिर में उदास मन से बैठी होती तो वह
वृद्ध महिलाएं कमला जी से पूछती कि कमला जी, आप इतना परेशान क्यों रहती हैं। कमला जी पहले तो सोचती लाओ अपनी सहेलियों से कुछ बात करके अपना मन हल्का कर लें, लेकिन फिर सोचती कि यूं घर की बात बाहर करना भी ठीक नहीं है। फिर उनसे कुछ बहाना बना देती कि आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, इसलिए मन ही नहीं लग रहा है। लेकिन वहाँ बैठकर अपने ईश्वर से प्रार्थना करती हैं, भगवान आपने पहले ही बहुत ज़्यादा दुख दिया है, अब मेरी बहू को सद्बुद्धि दो। वह मेरे साथ इतना बुरा व्यवहार करती है जैसे मैं कोई उसकी दुश्मन हूँ। एक दिन तो कमला जी के साथ उसकी बहू ने तो हद ही कर दी। दरअसल हुआ यह था कि कविता ने उस दिन अपने घर में एक बहुत बड़ी पार्टी रखी थी। यह पार्टी उसने अपने प्रमोशन के चलते रखी थी। उस दिन वह बहुत खुश थी। उसका घर तो ऐसे जगमगा रहा था मानो आज दिवाली हो। उस पार्टी में शहर के कई मेहमान आए हुए थे, जिसमें बहुत सारे समृद्ध और प्रभावशाली लोग भी थे। उसने खाने पीने और सजावट की ऐसी व्यवस्था करवाई थी कि सभी लोग उसकी तारीफ कर रहे थे। उसी पार्टी में आए शहर के जाने माने बिजनेसमैन सुरेश जी बोले, मान गए कविता, क्या अरेंजमेंट किया है आपने। तभी उसकी सहेली विनीता बोली, पार्टी तो शानदार होनी ही थी, क्योंकि इसकी व्यवस्था कविता ने जो की है। चारों तरफ कविता की सब तारीफ करने में लगे थे। कविता भी अपनी तारीफ सुनकर घमंड में घूम रही थी। तभी उसकी नज़र एक कोने में बैठी हुई अपनी सासू माँ कमला जी पर जाती है, जो दूर से बैठे सभी को देख रही थीं। अपनी सास को देखकर कविता का चेहरा तो मानो गुस्से से तमतमा जाता है और गुस्से में पैर पटकते हुए वह अपने सासू माँ के पास जाती है और उनका हाथ खींचते हुए उन्हें दूसरे कमरे में ले जाते हुए चिल्लाकर बोलती है, अरे आप क्यों मेरे पीछे हाथ धोकर पड़ी हैं? समझ में नहीं आता क्या आपको? इतने बड़े बड़े लोग, शहर के जानी मानी हस्तियां इस पार्टी में आए हुए हैं और मैंने पहले ही आपको बोल दिया था कि आप पार्टी में नहीं आएंगी। आपको एक कमरे में रहना है, लेकिन आपको मेरी बात सुनाई कहाँ पड़ती है। आप तो जैसे मुझे बेवकूफ़ ही समझती हैं। चलो अगर आप बाहर आ भी गई थी तो इतनी घटिया सी साड़ी पहनकर। अरे आपकी इज्जत 2 कौड़ी की है, लेकिन मेरी तो नहीं है ना। उस दिन कविता ने पार्टी के चलते शराब भी पी रखी थी। शराब के नशे में झूमते हुए और गुस्से से तिलमिलाते हुए उंगली करते हुए बोली, सुनो यह बेशर्मी छोड़िए, नहीं तो कहीं और चली जाइए। मेरी छाती पर यूं मूंग ना दला करिए। यह सब सुनकर कमला जी का मानो दिल ही बैठ गया हो। वह रूंधे गले से बोली, मैंने कमरे से बाहर निकलने का सोचा भी नहीं था और ना ही मुझे पार्टी में आने का कोई शौक था। लेकिन तेजस जिद करने लगा, दादी मैं भी पार्टी में जाऊंगा, चलो ना मेरे साथ। मैंने उसको बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं माना और मेरा हाथ पकड़कर मुझे वहां ले गया। गुस्से में कविता कमला जी से बोलती है, मैं तो पहले से ही बोलती थी कि उसको अपने से दूर रखा करो, नहीं तो वह भी आपकी तरह जाहिल ही बन जाएगा। कविता लगातार कमला जी को खरी खोटी सुनाती जा रही थी, लेकिन कमला जी अब चुपचाप अपनी बहू की जहर भरी बातों को सुनती जा रही थीं और वहीं बैठे आंसू बहाती रहीं। तभी उसका बेटा तेजस भी वहां आ जाता है और वह माँ को ऐसे चिल्लाते हुए बोलता है, माँ ऐसे ना चिल्लाया करो मेरी दादी से। दादी की इसमें कोई भी गलती नहीं थी, वह मैंने ही जिद किया था। वह अपनी तोतली आवाज़ से बोलते जा रहा था, लेकिन कविता ने गुस्से में आकर उसको भी 2-4 तमाचे जड़ दिए। अपने पोते को इस तरीके से मार खाते देखकर वह उसे मना करती रही कि मेरे पोते को ऐसे ना मारो। कमला जी के अंदर से आत्मा ही रो पड़ी। वह अंदर से टूट गई और उनके सब्र का बांध टूट गया।
लेकिन कविता गुस्से में इतनी आग बबूला थी कि वह सुनने ही वाली कहाँ थी। वह तेजस का हाथ पकड़ते हुए उसे कमरे से बाहर ले जाती है और स्टोर रूम में बंद कर देती है। आज बहू का ऐसा रूप देखकर कमला जी को तो काटो तो खून नहीं। वह अभी तक तो सब बर्दाश्त कर रही थी, लेकिन आज की घटना ने उन्हें अंदर तक हिला दिया। सोचने लगी कि मेरी बहू का मेरे प्रति व्यवहार दिन पर दिन बदतर ही होता जा रहा है और इसका खामियाजा मेरे छोटे से पोते को भी सहन करना पड़ता है। रोते हुए कमला जी अपने पति की तस्वीर की ओर देखते हुए बोलती है, क्या कुछ नहीं किया मैंने अपनी बहू के लिए। आज वह जिस कुर्सी पर बैठी है उसके लिए मैंने ना जाने कितना त्याग किया है। यह सोचते हुए वह अपनी पुरानी यादों में खो जाती हैं। रात के 3 बजे थे। सड़कों पर मरघट सा सन्नाटा पसरा था। कुत्ते भी सभी भौंक रहे थे। कभी बिल्कुल खामोश हो जाते तो कभी भौंकने लगते थे और लोग गहरी नींद में सो रहे थे। कमला जी की भी आंखों में नींद थी। शरीर दर्द से बेहाल था। उनके हाथ भी थक रहे थे, लेकिन उन्हें रुकना कहाँ था। हालांकि कुछ देर बाद नींद उन पर इतनी हावी होने लगी थी कि वह उठकर अपनी आंखों पर ठंडे पानी की छींटें मारने लगी। यह देखकर उनकी बहू कविता बोली, माँ जी आप थक गई हैं, आप भी सो जाइए, क्योंकि कविता भी उनके पास बैठकर पढ़ाई कर रही थी। वह बोली, माँ जी बहुत देर से देख रही हूँ आप पूरी तरह से थक चुकी हैं और आपको नींद भी बहुत आ रही है। तब कमला जी बड़े प्यार से कविता से बोलती है, अरे बेटा मुझे नींद नहीं आ रही है, मुझे यह काम कल तक खत्म करना ही है। तुम मेरे लिए बेकार में परेशान हो रही हो, तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। तुम्हारी परीक्षा नज़दीक है ना, तुम्हारी पढ़ाई तो ठीक हो रही है ना। तब कविता अपनी सासू माँ की बात सुनकर बोलती है, हाँ माँ जी तैयारी तो अच्छी से हो रही है, अब देखिए परीक्षा का रिजल्ट कैसा आता है। फिर कविता कुछ थोड़ा सोच में पड़ जाती है और सोचते हुए बोलती है, अगर इस बार सफल नहीं हुई तो कमला जी उससे बोलती हैं, तो क्या बेटा आगे तो बताओ। तब कविता दुखी मन से बोलती है, माँ जी मैंने निश्चय कर लिया है, अगर इस बार मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो मैं आगे की परीक्षा नहीं दूंगी, मैं आपके काम में ही हाथ बटाऊंगी। मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि आप इतनी मेहनत करती हैं और मैं बैठे बैठे यूं ही। कविता अभी अपनी बात पूरी कर भी नहीं पाई थी कि कमला जी उसकी बात काटते हुए बोली, बहू ऐसा भूल कर भी मत करना, क्यों नहीं होगा तेरा सिलेक्शन, क्यों नहीं होगी तू परीक्षा में पास, देखना एक दिन भगवान तुझे सफलता जरूर देंगे। फिर कमला जी बड़े प्यार से कविता से बोलती है, अरे तू दिन रात इतनी मेहनत करती है और कहा जाता है कि मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। अपनी बहू कविता से सगी माँ की तरह प्यार करती थी। वह कभी उसकी आंखों में आंसू नहीं देख सकती थी। 3 साल पहले की ही बात है। कविता अपने पति रमेश और कमला जी के साथ एक रिश्तेदार के यहाँ बस से जा रही थी। कविता का 1 वर्ष का बेटा भी था। वे सभी लोग अपनी छोटी सी दुनिया में बहुत खुश थे। बस में मौज मस्ती करते हुए वे सभी लोग शादी का मजा लेने जा रहे थे। कविता के माता पिता बचपन में ही स्वर्ग सुधार गए थे। कविता का एक बड़ा भाई था, उसने ही बड़ी मुश्किल से कविता की शादी की थी। कविता की शादी करने के बाद उसके भाई ने भी शादी कर ली, लेकिन भाभी इतनी तेज थी कि कविता की उनसे नहीं पटती थी और वह मैके कम ही जाती थी। लेकिन कविता की सासू माँ इतनी अच्छी थी कि उसे बेटी की तरह प्यार से रखती थी। कमला जी की बहन की लड़की की शादी थी, उसी में वे सभी लोग शामिल होने जा रहे थे। तभी कविता का पति रमेश बोला, कविता तुमने सारी चीजें अच्छे से रख ली थी ना, बच्चे की कोई भी जरूरी चीज भूली तो नहीं। कविता अपने पति से बोलती है, नहीं जी मैंने सारी चीजें अच्छे से रख ली हैं, आप चिंता मत कीजिए।
मैंने सभी चीज़ों को याद करके एक एक करके रख लिया था। फिर कमला जी बोले, कविता बेटा, वह लिट्टी रख ली थी ना तूने? तब कविता माँ जी से बोलती है, हाँ माँ जी, मैंने रख ली थी। सभी लोग अपनी बातों में व्यस्त थे। बस भी अपनी गति से रोड पर जा रही थी। उन्हें शादी में जयपुर जाना था, लेकिन जयपुर पहुंचने से 1 घंटे पहले ही बस का भयंकर एक्सीडेंट हो गया। हर ओर चीख पुकार मच गई। एक्सीडेंट में कई लोग मारे गए। इस एक्सीडेंट में कमला जी के बेटे और कविता का पति भी काल के समंदर में समा गया। कविता और कमला जी एक्सीडेंट में बस घायल ही हुए थे। उन्हें थोड़ी गंभीर चोटें आई थी, लेकिन वह बच गए। कविता का बेटा भी बाल बाल बचा था। कविता दुख से भरी हुई बोलती है, कई लोग मर गए तो प्रभु आपने मुझे क्यों छोड़ दिया? मुझे भी अपने पास बुला लेते। मेरे पति को क्यों उठा लिया आपने? मैं उनके बिना कैसे जीऊंगी? कविता का रो रो कर बुरा हाल था। वहीं उसकी सास कमला जी अपने को हिम्मत रखते हुए उसकी हिम्मत बनाती हैं और बोलती हैं, होनी को लिखा कौन मिटा सकता है बहू। अपने इकलौते बेटे की असमय हुई मौत ने कमला जी को तोड़कर रख दिया था। कविता की भी जीने की इच्छा खत्म हो गई थी, लेकिन इसके बावजूद जीना तो था ही ना। कमला जी बोलती है, बहू पता है जीवन का सत्य क्या है? यह रुकता नहीं है। जब तक हम इस संसार में रहेंगे तो चलना तो पड़ेगा ही। चाहे कितने भी दुख आए, हमें रुकना नहीं है। फिर आगे कमला जी बोलती है, बेटा रमेश का जाना सच में अनथीन पीड़ा वाला है, लेकिन जीना तो पड़ेगा ही तुझे। अपने बेटे और मुझे अपने पोते चेतन के लिए जीना ही पड़ेगा। तब कविता बोलती है, माँ जी ये कैसे हो पाएगा? सहारा तो चला गया, अब जीने की भी इच्छा अंदर से खत्म हो गई है। कविता बोलती है, लेकिन माँ जी कैसे सब होगा? रमेश की कमाई से ही तो घर चलता था। अब वही चले गए तो हम तीनों अब किसके सहारे रहेंगे? कविता आगे दुख भरे स्वर में बोलती है, अब हम कहाँ रहेंगे? कहाँ से लाएंगे पैसे? और घर का चूल्हा कैसे जलेगा? कैसे हम किराया देंगे और कैसे हम सारी चीज़ों को लाएंगे? कमला जी अपनी बहू को समझाते हुए बोलती है, बेटा मुसीबत तो बहुत बड़ी है, लेकिन हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। हमें इस समय का हिम्मत से मुकाबला करना होगा। फिर कमला जी के दिमाग में आता है कि उनकी बहू पढ़ने में बहुत होशियार थी, लेकिन शादी के बाद उसकी पढ़ाई छूट गई। वह बहू से बोली, बहू शादी के बाद तेरी पढ़ाई अधूरी रह गई थी, तू पढ़, खूब पढ़, और उसके बाद अपनी मंजिल खुद पर खुद तय कर लेगी। और जहाँ तक रही घर संभालने की बात, वह तू मुझ पर छोड़ दे। रमेश के पिता रमेश को 5 वर्ष की आयु में ही छोड़कर गुजर गए थे, लेकिन मैंने तब भी हिम्मत का साथ नहीं छोड़ा और आज भी नहीं छोड़ूंगी। कमला जी सिलाई कढ़ाई बहुत अच्छे से जानती थीं, लेकिन जब उनका बेटा बड़ा हो गया तो बेटे ने माँ का सिलाई कढ़ाई कराना छुड़वा दिया। बोला, माँ आपकी उम्र हो गई है, अब आप आराम करिए, अब तो मैं बढ़िया से कमाने लगा हूँ। फिर कमला जी अपनी बहू से बोलती है, अब मैं सिलाई का काम शुरू करूँगी, इससे मैं तेरी पढ़ाई भी पूरी कर पाऊँगी। आज एक बार बहू के लिए, पहले मैंने अपने बेटे को पालने के लिए वह काम किया था, तो आज मैं तेरे लिए नहीं कर सकती क्या? तब कविता बोलती है, माँ जी क्या यह अच्छा लगेगा कि आप इस उम्र में काम करेंगी और मैं बैठे बैठे पढ़ाई करूँ? नहीं नहीं माँ जी, मुझसे ये नहीं हो पाएगा। मैं भी सिलाई कढ़ाई करूँगी, आप आराम कीजिए, मैं पूरा खर्चा उससे ही निकाल लूँगी। कमला जी उससे बड़े प्यार से बोलती हैं, नहीं बेटा, अरे मैं इतनी बूढ़ी भी नहीं हुई हूँ, अभी मुझ में बहुत दम बाकी है। तू मेरी चिंता मत कर, बस तू मन लगाकर पढ़ाई कर। मैं अपना और तेरा और अपने पोते का अच्छे से ख्याल रख सकती हूँ। तू बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान लगा, अपनी पढ़ाई पूरी कर और नौकरी की तैयारी कर। कमला जी अपनी सिलाई का काम करने लगी और कविता ने अपनी अधूरी पढ़ाई को पूरा करना शुरू किया।
उसकी कॉलेज की फीस, किताबें, कॉपियाँ, नोट्स, घर का खर्चा चलाना, सब कुछ कमला जी के कंधों पर आ गया था। कविता भी अपनी सासू माँ को जब इतनी मेहनत करते हुए देखती तो वह खूब मन लगाकर पढ़ाई करती। धीरे धीरे कविता की मेहनत और कमला जी की भी मेहनत रंग लाई और कविता की लगन के कारण उसने एमएससी फर्स्ट डिवीजन में पास की। कविता बोली, यह सब आपकी मेहनत का फल है। अगर आप नहीं होती तो मैं तो कब की हिम्मत हार चुकी थी। मेरा आशीर्वाद तो हमेशा तुम्हारे साथ है, लेकिन मेरे आशीर्वाद से ज़्यादा तुम्हारी कठिन मेहनत ने ही अपना रंग दिखाया है। पढ़ाई पूरी हो गई तो कविता ने नौकरी के लिए परीक्षा देना शुरू कर दिया, लेकिन हर बार 4-5 नंबरों से उसका सिलेक्शन छूट जाता है। एक बार तो इंटरव्यू तक पहुंच गई, लेकिन फाइनल में उसका सिलेक्शन नहीं हुआ। इसलिए कविता थोड़ी सी परेशान और हताश सी रहने लगी थी और वह अब और परीक्षा नहीं देना चाहती थी, क्योंकि परीक्षा के फॉर्म भी तो महंगे होते थे और वे लोग इतना खर्चा बार बार वहन नहीं कर सकते थे। एक दिन कविता इसी सोच विचार में उदास बैठी थी, तभी कमला जी वहां आई और उससे उसकी उदासी का कारण पूछा। पहले तो कविता ने कुछ भी नहीं बताया, लेकिन कमला जी की जिद करने पर वह सब बोल बैठी कि माँ जी, अब बहुत हो गया, मेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा है, अब खर्चा भी बहुत ज़्यादा हो जाता है। आप भी बुजुर्ग हो गई हैं, आप भी मेरे लिए कितनी मेहनत करेंगी, मुझे भी यह सब अच्छा नहीं लग रहा है। तब कमला जी ने उसे समझाया कि जब मैं हूँ तब किस बात की चिंता बहू, तुझे बस अपनी मंजिल पानी है, हौसला नहीं छोड़ना है। अगर तुमने अपना हौसला छोड़ दिया तो हौसला छोड़ने वालों की मंजिल खुद पर खुद उसकी नज़रों से ओझल हो जाती है। आखिरकार कमला जी का विश्वास और कविता की मेहनत का फल कुछ इंतजार के बाद मिल ही गया। कविता का सिलेक्शन सरकारी ऑफिसर के पद पर हो गया। जिस दिन कविता का सिलेक्शन हुआ उस दिन कमला जी कविता को पकड़कर इतना रोई कि कविता को ही कहना पड़ा कि माँ जी, अब तो हमारे दुख के दिन खत्म हो गए हैं। आपकी मेहनत और तपस्या का फल हम लोगों को मिल गया है, फिर आपकी आंखों में इतने सारे आंसू क्यों? कमला जी ने अपने आंसू पोंछे और कविता से कहा, बहू, यह आंसू जमा थे बहुत दिनों से, यह सब्र के आंसू हैं, और जब सब्र में खुशी मिल जाती है ना, तो फिर यह आंखें आंसुओं का बांध तोड़ने को उतारू हो जाती हैं। आज मैं बहुत खुश हूँ, ऐसा लगा जैसे मेरे पैरों तले जमीन नहीं है, मैं आसमान में उड़ रही हूँ। आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। कमला जी को ऐसा लगा मानो कविता और कमला जी की जिंदगी में सब कुछ ठीक हो गया, लेकिन जिंदगी और एक नया मोड़ लेने वाली थी। जिस बहू के लिए कमला जी ने दिन रात की परवाह किए बिना रात दिन मेहनत करती रहे और वही बहू बदल गई। घमंड उसमें कूट कूट कर भर गया। अफसर बनने के बाद वह किसी को कुछ नहीं समझती, ऑफिस में भी लोगों से बदतमीजी से बात करती और घर में कमला जी की इज्जत नहीं करती। काम के बदले घूस मांगती और नहीं देने पर अपना रोब झाड़ती। तभी एकदम दूध वाले की आवाज आई। कमला जी एकदम अपनी यादों के भंवर से बाहर आती हैं। घड़ी में देखती है तो सुबह हो चुकी थी। बाहर निकलकर देखा तो बहू ऑफिस के लिए चली गई थी। कमला जी भी आज बहुत परेशान थी, उनका मन किसी भी काम में नहीं लग रहा था। वह नहा धोकर मंदिर के लिए निकल गई, अपने बाके बिहारी की शरण में। आज वह मंदिर में तो जा रही थी, लेकिन उनके मन में उथल पुथल मची हुई थी। मैं भगवान से बोल रही थी, हे प्रभु, आपने मेरा पति भी जल्दी मुझसे ले लिया, मेरे बेटे को भी छीन लिया। मैंने अपनी बहू को इतनी दिक्कतों के साथ पढ़ाया और इस काबिल बनाया, वह भी मुझसे नफरत करती है और मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। एक पोता है जिसे मैं अपनी जान से भी ज़्यादा प्यार करती हूँ, लेकिन बहू ने मुझसे उसे भी छीन लिया। आप ही बताओ प्रभु, मेरी क्या गलती है? मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ? कमला जी रोती रोती भगवान से प्रार्थना कर रही थी। अब तो रहम करो प्रभु,
अगर आपको यही सब करना है तो मुझे भी अपने पास बुला लो। अब इन बूढ़ी हड्डियों में इतनी जान नहीं है कि यह सब सह सके। आज कमला जी के सब्र का बांध टूट गया था। वह कभी भी ईश्वर से शिकायत नहीं करती थी। उन्होंने जो भी कुछ सहा वह अपनी किस्मत मानकर उसे मान लेती थीं। लेकिन आज उनका सब्र का बांध टूट चुका था। वह रोए जा रही थी और कहे जा रही थी, या तो प्रभु मुझे उठा लो या मेरी बहू को सद्बुद्धि दो। इधर कविता अपने ऑफिस में बैठी काम कर रही थी तो एक बुजुर्ग जिसकी उम्र लगभग 70 वर्ष की होगी, वे उसके पास आए और उससे बोले, मैडम जी मेरी मदद कर दीजिए। बहुत दिनों से दौड़ रहा हूँ, मेरी कोई मदद नहीं कर रहा है। मेरी अर्जी ले लीजिए और अपनी अर्जी दी। कविता उनसे बोली, आप 1 महीने बाद आइएगा। उस व्यक्ति ने जैसे ही 1 महीने का टाइम सुना, वह व्यक्ति गुस्से से चिल्लाने लगा, ऐसे कैसे हो सकता है मैडम जी, जाने कितनी बार मैं यहाँ पर आ चुका हूँ। अब इन बूढ़ी हड्डियों में इतनी जान नहीं बची है कि बार बार दौड़कर मैं यहाँ आऊँ। और आप लोग हर बार मुझे 1 महीना कहकर लौटा देते हैं। आप लोगों ने तो हद मचा रखी है। आप लोग किसी की मजबूरी को समझते ही नहीं हैं। तब कविता बोली, अरे जाओ यहाँ से, दिमाग मत खाली करो तुम मेरा, दूर हट जाओ मुझसे। जाने कहाँ कहाँ से चले आते हैं और मेरा दिमाग खाली करने लगते हैं। तब वह बूढ़ा बुजुर्ग रोकर बोलता है, मेरा जवान लड़का सड़क दुर्घटना में खत्म हो गया। मैं बूढ़ा अपनी बहू और पोते का गुजारा कैसे करूँगा? कुछ तो रहम करो बेटा। कविता ने जैसे ही उस बूढ़े व्यक्ति की बात सुनी, उसको सरसरी नज़र से देखने लगी। उसने देखा उसके पास ही उसकी बहू खड़ी थी और साथ में उसका 2 वर्षीय बेटा, और उसकी बहू उस बुजुर्ग व्यक्ति के आंसू पोंछ रही थी। वह बुजुर्ग व्यक्ति आगे रोते हुए बोलता है, अगर बेटा ये मुआवजे के पैसे मुझे मिल जाएंगे तो मैं उससे एक सिलाई की मशीन खरीद लूँगा और उस सिलाई की मशीन से मैं लोगों के कपड़े सिल लूँगा, जिससे मुझे कुछ पैसे मिल जाएंगे और मैं अपने बहू और पोते को पाल सकूँगा। इनका इस दुनिया में मेरे सिवा कोई नहीं है। कविता ने जैसे ही उस बूढ़े व्यक्ति की पूरी बात सुनी तो उसे अपने भी दिन याद आ गए कि कैसे उसकी बूढ़ी सासू माँ ने उसको पढ़ाने लिखाने के लिए दिन रात मेहनत की थी। उन्होंने दिन रात एक कर दिया कि उसकी बहू पढ़ लिख कर एक ऑफिसर बन जाए। वह खुद ना खाती लेकिन अपने बहू और पोते के लिए खाने की व्यवस्था रखती। आज उस बूढ़े व्यक्ति को देखकर कविता को अपने सारे पुराने दिन याद आ गए। उसे एहसास हुआ कि उसने अपनी बूढ़ी सास के साथ कितना बुरा व्यवहार किया है। अरे उसकी सासू माँ ना होती तो वह तो जीना ही छोड़ चुकी थी। अधिकारी बनना तो दूर की बात है, उसने तो बिल्कुल हिम्मत ही हार दी थी। आज वह जो कुछ भी है अपने सासू माँ के त्याग और तपस्या के बल पर ही है। उसे अपने सासू माँ के साथ किए गए गलत व्यवहार पर आत्मग्लानि हो रही थी। वह याद कर रही थी कि कैसे उसने पल पल अपनी सासू माँ का अपमान किया, यहाँ तक कि उसने अपने बेटे को भी उनके साथ खेलने को मना कर दिया। कविता अभी अपने यादों के भंवर में खोई हुई थी कि तभी वह बूढ़ा व्यक्ति फिर से बोला, बेटा मेरी अर्जी मंजूर कर दो, मुझे बहुत ज़रूरत है पैसों की। और कविता के आगे हाथ जोड़कर रोने लगा। कविता तुरंत ही कुर्सी से खड़ी हुई और उन बूढ़े व्यक्ति के हाथों को पकड़कर बोली, बाबा रोइए मत, मैं अभी ही आपकी अर्जी मंजूर करती हूँ। उसने तुरंत ही उन बूढ़े बुजुर्ग व्यक्ति की अर्जी को साइन किया और उनसे बोली, अगर बाबा आपको किसी और चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे ज़रूर याद करना। वह बूढ़ा व्यक्ति बहुत खुश हो गया और कविता के सर पर हाथ रखते हुए बोला, बेटा ऐसे ही अच्छे कार्य करते रहना, अच्छे लोगों की समाज में बहुत ज़रूरत है। तुम जैसे लोग ही हम लोगों का उद्धार कर सकते हो। आज पहली बार कविता को बहुत सुख की प्राप्ति हो रही थी। आज उसने उस व्यक्ति की सहायता करके बहुत ही बड़ा काम किया था, क्योंकि इससे पहले वह किसी न किसी से घूस लेती रहती थी। अब कविता को अपनी सासू माँ की चिंता होने लगी। उसने जल्दी से अपने ऑफिस का काम खत्म किया और जल्दी से अपने घर की ओर भागी।
वह रास्ते भर अपनी सासू माँ के बारे में ही सोचने लगी और भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि हे भगवान, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर देना। कविता जैसे ही घर में प्रवेश करती है तो सामने सोफे पर बैठा हुआ उसका बेटा बहुत उदास था। वह अपने बेटे के पास जाती है और बोलती है, बेटा आप ऐसे क्यों बैठे हो? तब उसका बेटा तेजस बोलता है, आप बहुत गंदी हो माँ, आपने कल दादी के साथ बहुत बुरा व्यवहार किया माँ, मैं आपसे बात नहीं करूँगा, आपने मुझे मारा भी था और मुझे स्टोर रूम में बंद भी कर दिया, जाइए मैं आपसे बात नहीं करता। कविता को कुछ ज़्यादा याद नहीं आ रहा था क्योंकि उसने कल शराब जो पी थी। फिर उसने थोड़ा सा दिमाग पर जोर डाला तो उसे सारी घटना याद आ गई। उसने कसम खा ली कि आज के बाद कभी शराब नहीं पिएगी और उसने अपने बेटे से भी माफ़ी मांगी और उससे प्रॉमिस किया कि आज के बाद वह कभी भी उसे या उसकी दादी से गलत बर्ताव नहीं करेगी। फिर उसने अपने बेटे तेजस से पूछा, बेटा दादी माँ कहाँ है, तुम्हें पता है क्या? वह रोता हुआ बोला, दादी माँ तो सुबह से घर से चली गई हैं, मुझे नहीं पता वह कहाँ गई हैं। बेटे की बात सुनकर कविता तो हड़बड़ा गई। वह चिल्लाते हुए बोली, माँ जी आप कहाँ हैं? आप मुझे ऐसे छोड़कर नहीं जा सकती। वह जल्दी से घर के बाहर निकलती है और सबसे पूछती है, क्या आपने मेरी माँ जी को देखा है? वह आसपास के लोगों के घर जाती है और उनके दरवाजे खटखटाती है और उनसे पूछती है कि आपने मेरी माँ जी को देखा है? वह आज सुबह ही कहीं चली गई है। तभी एक बुजुर्ग महिला ने कविता की आवाज़ सुनी। वह बुजुर्ग महिला रोज मंदिर जाती थी। उस महिला ने कविता के पास आकर कहा, बेटा तुम परेशान मत हो, तुम्हारी सासू माँ बाके बिहारी मंदिर में गई हैं और सुबह से वहीं बैठी हुई हैं, लेकिन वह आज बहुत उदास थी और रोती ही जा रही थी। मैंने उनसे पूछने की बहुत कोशिश की लेकिन उन्होंने मुझे कुछ नहीं बताया। कविता ने जैसे ही उस बुजुर्ग महिला से यह बात सुनी तो वह खुशी से उनको गले से लगा लेती है और कहती है, धन्यवाद अम्मा जी, आपने मेरी बहुत सहायता की है, और दौड़ती हुई मंदिर में जाती है और मंदिर में पहुंचते ही अपनी सासू माँ के पैरों में गिर जाती है। उधर कमला जी हाथ जोड़े अपने बाके बिहारी की ओर एकटक देखे जा रही थी। कविता को जैसे ही अपने कदमों में गिरा देखा तो वह चौंक गई। बोली, बेटा क्या हो गया, तुम ऐसे क्यों कर रही हो? कविता ने रोते हुए अपनी सासू माँ को अपने ऑफिस की सारी बात बताई और रोते हुए कविता ने अपनी सासू माँ से माफ़ी मांगी। माँ जी, मैंने आपके साथ बहुत गलत व्यवहार किया था, मुझे याद ही नहीं रहा कि मैं आज जिस पद पर हूँ उस पद पर पहुँचाने वाली आप ही हैं। आपके ही त्याग और तपस्या ने मुझे इस पद पर पहुँचाया था और मैं ही इस पद के घमंड में आपका अपमान कर बैठी। मुझे माफ़ कर दीजिए माँ जी। नहीं बेटा, तुम ऐसे मत रो, तुम तो मेरी बेटी हो। अगर कोई सुबह का भूला शाम को आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। नहीं माँ जी, मैं आपकी अपराधी हूँ, मैंने आपके साथ बहुत बुरा बर्ताव किया है, मैं तो माफ़ी के काबिल भी नहीं हूँ। कमला जी ने अपनी बहू की बातें सुनी तो उसको हंस के गले से लगा लिया। नहीं बेटा, तुम रो नहीं, चुप हो जाओ, तुम तो मेरी बेटी हो। लेकिन माँ जी, मैंने आपका बहुत अपमान किया है, आपको बहुत दुख पहुँचाया है, मुझे माफ़ कर दीजिए। और रोते हुए अपनी सासू माँ के गले लग जाती है। वह अपने सासू माँ के जैसे ही गले लगती है तो वह पीछे उस बुजुर्ग व्यक्ति को देखती है जो उसके पास ऑफिस में आया था। कविता ने जैसे ही उन बुजुर्ग व्यक्ति की ओर देखा तो वह मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। उनकी मुस्कान अद्भुत थी। कविता ने सोचा कि चलो अपनी माँ जी को भी उन बूढ़े व्यक्ति से मिलवाती हूँ। वह व्यक्ति भी उन्हीं की तरह अपने बहू और पोते का पालन पोषण करना चाहते हैं। वह जैसे ही अपनी माँ जी से उन बूढ़े व्यक्ति के बारे में कहती है और उन्हें मिलवाने के लिए बोलती है तो माँ जी भी जल्दी से पलटती हैं। लेकिन वे दोनों देखकर दंग थी कि वहाँ तो कोई भी व्यक्ति नहीं है। तभी कमला जी बोलती है, बेटा यहाँ तो कोई व्यक्ति नहीं है, मुझे कोई भी बुजुर्ग व्यक्ति यहाँ नहीं दिख रहा है।
कविता भी यह सब देखकर दंग रह जाती है। वह बोलती है, अभी तो वह बुजुर्ग व्यक्ति यहीं पर खड़े थे और मंद मंद मुस्कुरा भी रहे थे। कविता को अब समझ में आ गया था कि हो ना हो यह बांके बिहारी जी ही थे, जिन्होंने मुझे गलत राह पर जाने से रोक लिया। और वह तुरंत ही बांके बिहारी जी के चरणों में जा गिरती है और उनसे माफी मांगती है। आज कमला जी की मेहनत, तपस्या और त्याग का फल उन्हें मिल गया था। उनकी बहू उनके पास लौट आई थी। आज बांके बिहारी ने उनकी सुन ली थी और वे दोनों खुशी खुशी अपने घर लौट आते हैं। कमला जी जैसे ही घर में प्रवेश करती है, उनका पोता दादी माँ कहकर उनके पैरों में चिपक जाता है। तभी कविता बोलती है, माँ जी आप इसके साथ खेलिए, मैं आपके लिए गर्मा गर्म चाय बनाकर लाती हूँ। तो दोस्तों, आज की ये कहानी आप सभी लोगों को कैसी लगी, नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे जरूर बताएं। अगर ये कहानी आप सभी लोगों को अच्छी लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। बाय।